18 सितंबर 2016 जम्मू एंड कश्मीर के उरी में 4 आतंकियों ने इंडियन आर्मी के बेस पे अटैक किया और हमारे 19 जवान शहीद हुए। 14 फरवरी 2019 जब जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पे हमला होता है और हमारे 40 जवान फिर से वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब आ जाइए 22 अप्रैल 2025 को फिर से भारत के मुकुट जम्मू एंड कश्मीर पे, जहां पे पहलगाम है और पहलगाम के बैसरन वैली में 26 मासूम टूरिस्ट के कपड़े उतार के, उनका धर्म पूछ के, उनको कलमा पढ़ा के एक टारगेटेड किलिंग की गई। इनकी निर्मम हत्या की गई है। और दोस्तों, ये एक मेगा टेरर अटैक था भारत के रूप पे, भारत की अस्मिता पे, भारत के सारे लोगों पे, क्योंकि ये चैलेंज करना चाहते थे भारत को। और भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक सिंपल सा मैसेज था कि भाई जाके मोदी को बोल देना। दोस्तों, 26 इनोसेंट टूरिस्ट की मास मर्डर, 5 मिलिटेंट्स रिलीजियस प्रोफाइलिंग करते हैं, 45 मिनट तक सिस्टमैटिक मैसेकर करते हैं और फिर इंडिया का जवाब आता है। और जवाब आप सब ने देखा, एक ही जवाब था, घुटने पे बिठा के कमर तोड़ा गया। इनके एयर बेसिस पे ब्रह्मोस पड़े। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है ये। और हाँ, डोभाल साहब ने बड़े फेमसली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कहा, शो मी एन आउंस ऑफ एविडेंस, कि भाई भारत में आपने कहीं डैमेज किया। बट अब पूरी दुनिया ये रिकॉग्नाइज कर रही है कि भाई इंडिया तो कहता है कि हमने 11-13 एयर बेसिस पे बॉम्बिंग की, पाकिस्तान के खुद के लोग 17 से 18 लोकेशंस की वीडियो जारी कर देते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट में 9 टेरर कैंप्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, उनके परगच्छे उड़ा देना। वो जो गोल गोल डोम्स बनाए गए थे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से, इन गोल डोम्स के बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड पोजीशन पे ब्रह्मोस अंदर घुसता है और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। 95% मिसाइल इंटरसेप्शन रेट। भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था ना, वी विल हंट यू डाउन, आपको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, आप जहन्नुम में भी चले जाएंगे ना तो आपको ढूंढ के लाएंगे, एंड देयर विल बी वेरी हार्ड रेट्रिब्यूशन। ये 2025 की स्टोरी है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया चैप्टर है। मिलिट्री एक्शन, इकोनॉमिक वॉरफेयर, डिप्लोमैटिक आइसोलेशन, सब कुछ पैरेलली एक एक करके सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं कि भाई पहलगाम हुआ कैसे, पहलगाम होने के बाद भारत ने कैसे रिएक्ट किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑपरेशन सिंदूर जब अपने पीक पे था तो हम रुकते हैं, बट जब वो क्लाइमैक्स चल रहा था तो पाकिस्तान बिल्कुल चरमरा चुका था और बातें आ रही थी कि क्या पता पाकिस्तान की ज्योग्राफी, लेंथ, ब्रेथ, साइज सब कुछ चेंज हो सकता है एक झटके में। बट याद रखिए, ये वीडियो एंड तक देखिए, अपने सारे ग्रुप्स में अपने भाइयों, बहनों को, फ्रेंड्स को, सबके साथ शेयर करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, क्योंकि याद रखिए हम हमेशा बॉलीवुड में, क्रिकेट में बिजी हो जाते हैं, बट दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल इंडियंस। ये कहानी भारत को कभी भूलनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट हर भारतीय को ऑपरेशन सिंदूर को अपने गले से लगा के रखना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया की माइट का एक लिविंग एग्जाम्पल है। फरवरी 5, 2025 पहली वार्निंग आती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलकोट में। कश्मीर सॉलिडेरिटी और हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की रैली होती है। हमास के ऑनवॉयस ये डायरेक्टली इनवाइट किए गए थे। इंटरनेशनल टेररिज्म को कश्मीर इशू से ऑफिशियली लिंक करने की कोशिश थी। दोस्तों, ये कोऑर्डिनेटेड तरीका था पाकिस्तान की मिलिट्री, आईएसआई का, कि भाई किस तरीके से ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट या फिर इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट को कश्मीर इशू से लिंक किया जाए, कैसे इसे इंटरनेशनलाइज किया जाए, और इनफैक्ट हमास के काडर से कैसे सीखा जाए और हमास के काडर को देखकर कैसे इंस्पिरेशन मिले इन सो कॉल्ड मुजाहिद्स को, जिसे हमेशा से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अलग अलग पाकिस्तान के प्रांतों में ट्रेन करता है और टेरर की फैक्ट्री चलाता है। नाउ आरएनएडब्ल्यू को यह चार्टर जैसे ही मिलता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और एनएसए को तुरंत ब्रीफिंग दी जाती है। मुंबई, दिल्ली एयर डिफेंस लेवल 2 अलर्ट इशू कर दिया जाता है। एलओसी सर्वेलेंस को ट्रिपल कर दिया जाता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब की इमरजेंसी डिप्लोमेसी शुरू होती है। यह कंटिन्यूअसली यूएस, यूके, फ्रांस के ऑनवॉयस को पर्सनल कॉल्स करते हैं। ये बताते हैं किस तरीके से कि भाई भारत के पड़ोस में ये पाकिस्तान टेरर की फैक्ट्री किस तरीके से अब हमास के लड़ाकों के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रही है। साथ ही साथ इजराइल को टॉप लेवल पे ब्रीफ किया जाता है, क्योंकि याद रखिए हमास का एक ही हंटर है इजराइल, एंड देयरफॉर वी नीडेड कोऑर्डिनेशन। G20 के पार्टनर्स को डिटेल्ड ब्रीफिंग दी जाती है। डिप्लोमैटिक नोट पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइल किया जाता है। फरवरी से अप्रैल 2025 में मल्टीपल ऐसे मूवमेंट्स हुए। सैटेलाइट इमेजरी में दिख रहे थे कि हमास के लड़ाके, हमास के ऑपरेटिव्स जो कि खुद इजराइल के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, वो बहावलपुर पहुंचते हैं, हिस्टोरिकल टेरर ट्रेनिंग सेंटर्स में पहुंचते हैं, स्किल ट्रांसफर हो रहा था, बॉम्ब
मेकिंग, इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक्स, सबको सिखाया जा रहा था। इंक्रिप्शन, कम्युनिकेशन, रॉकेट्स, ड्रोन्स। याद रखिए, ये टेरर टू टेरर कोऑर्डिनेशन था और इसीलिए यूएस इंडिया इंटेलिजेंस शेयरिंग ये इंटेंसिफाई हो रहा था। मलाबार एक्सरसाइज के दौरान पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग का कंप्लीट डेटा भी शेयर किया गया। कश्मीर टूरिज्म पे इंपैक्ट था, हजारों बुकिंग्स कैंसिल हुई, लोकल इकोनॉमी इमीडिएटली हिट होना शुरू हो गई। लेट मार्च आते आते सिग्नल इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट्स आ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आ रहे थे, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस, चैटर्स, पीओके, पाकिस्तान के पंजाब, हर जगह से इंटरसेप्ट हो रहे थे। मिलिटेंट कोऑर्डिनेशन का क्लियर प्रूफ था। डीआरडीओ का रिस्पांस था कि भाई हम ड्रोन्स और रुद्रा हेलीकॉप्टर्स ये डिप्लॉय कर रहे थे, परसिस्टेंटली अपनी सर्वेलेंस स्टार्ट कर रहे थे। इंटरनेशनल ब्रीफिंग में G7 पार्टनर्स को क्लासिफाइड इंटेल शेयर की जाती है। खुद डोवाल साहब मल्टीपल इंटेल चीफ्स के साथ कंटिन्यूअसली टॉक्स करते हैं और क्लासिफाइड इंटेल शेयर करते हैं कि भाई यहां पे हमास के लड़ा के कुछ ना कुछ गलत प्लान कर रहे हैं। इसके बाद आता है अप्रैल 16-17। यहां पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपना फेमस जगलर वेन स्पीच देता है, जहां पे वो क्लियरली कहता है कि भाई देखिए, कश्मीर हमारी शेरक है और ये हमेशा से हमारी शेरक थी, है और रहेगी, और इसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके लिए अगर हमें 25 लड़ाइयां और करनी पड़े तो हम करेंगे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के कश्मीर को जगलर वेन डिक्लेयर करना यह एक डायरेक्ट थ्रेट था और इंडियन एयरफोर्स ने इमीडिएट एक्शन लेना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर में नो फ्लाई अलर्ट्स इशू किए गए। मिराज 2000 और Su-30 स्क्वाड्रन्स ये श्रीनगर को स्क्रैम्बल कर रहे थे। डिप्लोमेटिक रिस्पांस क्लियर था। पाकिस्तान हाई कमीशन को ऑफिशियल डिमार्च मतलब कमरे में बुला के अच्छे से ठोका गया। साथ ही साथ वॉशिंगटन को कांग्रेशनल ब्रीफिंग्स दी गई। अब आइए अप्रैल 18 में अबू मूसा की एक रैली होती है। ये एक फाइनल वार्निंग थी दोस्तों। यहां पे कहीं ना कहीं हमें यह पता चल जाना चाहिए था कि दे आर प्लानिंग समथिंग लाइक 26/11। ये मुंबई स्टाइल का समथिंग बिग इज अंडर प्लानिंग। एक नोन हार्डन्ड मिलिटेंट लीडर अबू मूसा डायरेक्ट एक्शन के लिए बोलता है कि भाई कश्मीर में डायरेक्ट एक्शन लो। सिग्नेट मतलब सिग्नल इंटेलिजेंस ने इसे डायरेक्टली कैप्चर किया। एनएसए डोवाल साहब इमरजेंसी मीटिंग लेते हैं 1500 आवर्स पे और जम्मू एंड कश्मीर में सिविल डिफेंस अलर्ट्स इमीडिएटली इशू कर दिए जाते हैं। एलओसी के अराउंड आर्टिलरी शेलिंग चल रही थी। बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट्स को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा था और ग्रिड मैनिपुलेशन प्लान्स को फाइनलाइज किया जा रहा था। अब बात आती है अप्रैल 22 को। 22 अप्रैल 2025 4:30 बजे शाम को। यह टाइम स्टैंप इंडियन हिस्ट्री में हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, पहलगाम के बैसरन घाटी में 5 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट, और याद रखिए यहां पे ये आर्म टेररिस्ट के बारे में पहले बोला गया था कि इसमें हो सकता है कुछ कश्मीरी लोकल्स हो, कुछ पाकिस्तानी हो, बट अब कर्नल हनी बख्शी साहब जो कि एक एक्स मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेटिव हैं, काफी फेमस हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए वैली में, उनका यह मानना है कि ये जो 5 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट थे ये कोई नॉर्मल पाकिस्तानी या कश्मीरी टेररिस्ट नहीं थे। ये हेविली आर्म्ड, हेविली ट्रेन्ड स्पेशल कमांडोज थे पाकिस्तानी आर्मी के। मतलब पैरा स्पेशल फोर्सेस जैसे इंडियन आर्मी के पास है, उसी तरीके से पाकिस्तान के पास है एसएसजी कमांडोज। और ये कमांडोज आते हैं 26 इनोसेंट सिविलियंस को ब्रूटल तरीके से मार देते हैं, उनके कपड़े उतारते हैं, उनका धर्म पूछते हैं और धर्म के आधार पे उन्हें मारते हैं उनके परिवार के सामने। इनमें से बड़े सारे लोग सरकारी छुट्टी पे आए थे। तो सोचिए, क्या ये कोइंसिडेंस था कि 25-26 घोड़े लेके 26 अलग अलग इंडिविजुअल्स आए थे, जिनमें बहुत सारे लोग, कुछ लोग इंडियन नेवी से, कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरो के, एलटीसी लेके सरकारी पेड छुट्टी पे बैसरन घाटी आए थे। इसका मतलब दे वर एक्सट्रीमली कैलकुलेटेड। 45 मिनट तक ये अटैक चलता है, बिल्कुल प्रोफेशनल प्लानिंग, एब्सोल्युटली प्री प्लान्ड एस्केप रूट्स थे, कैसे आना है, किस होटल के थ्रू आना है, सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन। कोई भी इंटेल को यह पता नहीं था कि ये कम्युनिकेट कैसे कर रहे थे। और इसके ऊपर कर्नल हनी बख्शी साहब का कहना है, जो कि एमआई के एक टॉप ऑपरेटर, एमआई मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस के टॉप ऑपरेटर, वो कहते हैं कि भाई ये चाइनीज फोन्स लेके कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड दे डोंट नीड इंडियाज नेटवर्क। मतलब इनको इंडिया के कोई टावर की जरूरत ही नहीं थी। टेररिस्ट ने स्पेसिफिकली हिंदू टूरिस्ट को टारगेट किया, उनकी रिलीजियस प्रोफाइलिंग की, कोई रैंडम अटैक नहीं था। यहां पे कॉनोटेशन 2 था। पहला कि भारत में धर्म के आधार पे मारो ताकि हिंदू मुस्लिम में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। दूसरा, जब ये हिंदू मुस्लिम की बात आए तो पाकिस्तान में इसी बहाने सारे मुसलमान एक हो जाए, वो अपनी बलोच आइडेंटिटी, अपनी पश्तून आइडेंटिटी, अपनी सिंधी आइडेंटिटी को भूल जाए और वो अपने लोकल प्रॉब्लम्स को भूल के 2 नेशन थ्योरी पे वापस लौट जाए। तो ये रैंडम नहीं था और मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया कि पाकिस्तान में इंटरनल स्ट्राइफ था, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। याद रखिए यहां पे एक नेपाली नेशनल भी मारा गया था, ये एक इंटरनेशनल कैजुअलिटी थी। साथ ही साथ एक लोकल पोनी राइडर वो भी शिकार हो गया। और हां, मैं तारीफ करना चाहता हूं उन सारे लोकल्स की जिन्होंने किसी भी तरीके से मदद की, इन फैमिलीज की, इन बच्चों की, इन औरतों। बट सबसे दिल दहलाने वाली बात यह थी
कि इन औरतों को, बच्चों को बोला गया कि जाओ जाके मोदी को बोल देना। मतलब मैसेज क्लियर था। पाकिस्तान से ये जो एसएसजी कमांडोज, ट्रेंड ऑपरेटिव्स बैसरन घाटी में आए थे, इनके हाथ नहीं कांप रहे थे, ये कैलकुलेटेड थे, इन्होंने रेकी कर रखी थी, इनको एग्जैक्टली पता था कब, कहां, कैसे अटैक करना है। दे न्यू द एरिया। साथ ही साथ हमारी एक वीकनेस थी कि भाई 2 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं भाई, और एवरीथिंग इज हंकी एंड डोरी, तो हमने अपनी फोर्सेस को पीछे खींच रखा था। जेके पुलिस, उनकी एसओजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इंडियन आर्मी, राष्ट्रीय राइफल, कोई भी आसपास नहीं था, तो हमारा रिएक्शन टाइम स्लो था। ये सब कुछ उनको पता था। मतलब दे हैड लोकल सोर्स, लोकल इंटेल, आराम से घूम के जा चुके थे, चीजों को पहचानते थे। बहुत सारे लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लोकल्स ने कहीं ना कहीं फीड किया था ये इंफॉर्मेशन, बट साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोकल्स थे जो मदद करने आए। 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड, कुछ क्रिटिकल कंडीशंस में भी। इंटेलिजेंस फेलियर की बात आती है, कारण सिंपल था कि टूरिज्म सीजन पीक पे था। मार्च टू अगस्त कश्मीर का गोल्डन पीरियड होता है। जरा इमेजिन करिए कि क्या जरूरत पड़ी थी, क्या आने पड़ी थी कि पाकिस्तान इस टाइम में ये अटैक प्लान करेगा। ना इसके मल्टीपल डॉट्स हैं। पहला डॉट कि भाई इजराइल ईरान पे अटैक करने वाला था, इट वाज इमिनेंट। वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सारे रिपोर्ट कर रहे थे कि इजराइल विल बॉम्ब द हेल आउट ऑफ ईरान। और अब अगला क्वेश्चन ये था कि भाई क्या इसमें अमेरिका भी बीच में आएगा? विल अमेरिका ऑल्सो एंटर? तो इसका मतलब एक चीज क्लियर थी कि आज ना कल इजराइल अटैक करेगा, अमेरिका ज्वाइन करेगा। और आपने बाद में जाके देखा कि ऑपरेशन राइजिंग लायन और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये दोनों ऑपरेशंस इजराइल और यूएस ने रिस्पेक्टिवली किए। इसका मतलब सिंपल था कि अगर ईरान पे अटैक होना था तो इसमें पाकिस्तान की जरूरत थी। किसे? अमेरिका को, ताकि वो एस्केप कर सके। या फिर एक लार्ज स्केल वॉर की अगर आन पड़ी, तो अगर जरूरत पड़ी एक लार्ज स्केल वॉर की, तो भाई नूर खान एयरबेस की बिल्कुल एब्सोल्युटली जरूरत पड़ेगी फॉर कंटिन्यूअस सप्लाईज, वेपन्स का, एम्यूनिशन का। अमेरिका को पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए था। अब आइए पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान में चाहे बलोचिस्तान हो तो बलोच लिबरेशन आर्मी, याद करिए ऑपरेशन हिरॉफ, याद करिए किस तरीके से बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक पूरा ट्रेन हॉस्टेज बना लिया था, एक पूरा ट्रेन हाईजैक कर लिया था। तो एक चीज क्लियर थी कि भाई एक एक 2-2 महीने में 50-50 अटैक हो रहे थे बलोचिस्तान में। सो मच सो कि इंटरनेट क्लैम्प डाउन था, सब कुछ बंद था। तो पाकिस्तान को एक डर था कि भाई ये जो 2 नेशन थ्योरी की जो कहानी हमने बताई थी, ये जो जगुलर वे इन कश्मीर, इसकी कहानी बताई थी, ये जो हिंदू मुसलमान में जो डिवाइड क्रिएट करके हमने कंट्री बनाई थी, अब लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमान नहीं, हम बलोच हैं और बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क है। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा, फाटा के इलाकों में टीटीपी ताबड़तोड़ कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कर रही थी। किसके ऊपर? आर्म्ड फोर्सेस, यही जो आर्म्ड फोर्सेस हैं पाकिस्तान के। साथ ही साथ याद रखिए टीटीपी और बीएलए का एक स्ट्रेटेजिक मर्जर बिहाइंड द लाइंस हो चुका था। साथ ही साथ याद रखिए अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनकी कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो हिट हो रही थी ऑन पाकिस्तान, क्योंकि डूरंड लाइन, एक भी पश्तून ऐसा दुनिया में आपको नहीं मिलेगा जो डूरंड लाइन को माने। इसका मतलब पाकिस्तान ऑलरेडी घुटने पे था। ऑन 3 साइड्स इट वाज सराउंडेड। किस तरीके से? अफगानिस्तान, टीटीपी कहां पे? खैबर पख्तूनख्वा, फाटा में एंड बलूचिस्तान। इसके साथ अब आ जाइए सिंध में। सिंध में कुछ कैनल्स बनाना चाह रहा था पाकिस्तानी पंजाबी डोमिनेंट कम्युनिटी। तो पाकिस्तान के पंजाब में जो जर्नैल रहते हैं उनका यह मन था कि भाई हम जैसे कश्मीरियों के रिसोर्सेज लेते हैं, बलोचों के रिसोर्सेज लेते हैं, उसी तरीके से हम सिंध में रहने वाले लोगों का पानी ले लेंगे। तो अब यहां पे भी लोकलाइज प्रोटेस्ट चल रहे थे। साथ ही साथ कश्मीर में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जी हां, आजाद कश्मीर नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और याद रखिए होम मिनिस्टर अमित शाह का बिल्कुल क्लियर मानना है कि इसके लिए तो हम जान भी दे देंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्लियरली कहना है कि भाई देखिए 2 ही बातें हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होगी अब पाकिस्तान के साथ। पहला, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब वापस करोगे, और दूसरा टेररिज्म, और तीसरी कोई बात नहीं होगी। याद रखिए ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो इस सारे सिनेरियो में कश्मीरी कह रहे थे कि भाई देखिए वहां 2 करोड़ लोग आ रहे हैं, हमारे यहां कोई डेवलपमेंट नहीं है, इनफैक्ट आपने हमारा पानी चुरा लिया है, आपने डैम्स बना बना के सारे पैसे लूट लिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं मिलती, रिसोर्सेज हमें नहीं मिलती, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जहां से निकला वहां पे लूट खसूट मची, जर्नैलों ने पापा जोन्स की फैक्ट्री बनाई, और इसके कारण पूरा पाकिस्तान एक डिवाइडेड पाकिस्तान बन के बैठा हुआ था। इसका मतलब कहीं ना कहीं धर्म की खुट्टी पिलानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं 2 नेशन थ्योरी याद दिलानी पड़ेगी, और इसके लिए नंबर 1 टारगेट कौन हो सकता है? भारत। तो अगर भारत के ऊपर पहलगाम टाइप का एक अटैक करते हैं जहां पे मैं कपड़े उतारूंगा लोगों के, उनका धर्म पूछूंगा कि भाई तुम हिंदू हो या नहीं, 2 नेशन थ्योरी की स्पीच देंगे और धर्म पूछ के जब मारेंगे तो भारत में हिंदू मुसलमान दंगे उठ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इस टाइम में मिडिल ईस्ट में थे, सऊदी अरेबिया में थे, अचानक से अपनी ट्रिप कट करते हैं, इमीडिएटली वापस आते हैं, और आते ही सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब से मिलते हैं।
सबसे ब्रीफिंग लेते हैं, सारे टॉप ऑफिसर्स एयरपोर्ट पे ही प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करते हैं और सिस्टमैटिकली ये इमेजेस पब्लिक में भेजी जा रही थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खुद में मल्टीपल कंफ्यूजन्स क्रिएट कर रहा था, मीटिंग्स ले उसकी इमेजेस पब्लिश करके, क्योंकि पाकिस्तान ये कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुका था कि हमारे ऊपर रिटेलिएशन आना है। बट इन इमेजेस ने इनकी मैसेजिंग में काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया, कब होगा। एक टाइम तो ऐसा आ गया कि पाकिस्तान पैनिक करने लगा कि भाई जल्दी कर दो, बिकॉज दे वर रेडी फॉर एक्शन। अब 23 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर एक इमरजेंसी CCS मीटिंग बुलाते हैं। ये भारत की सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी रिलेटेड, नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। कौन कौन था इस रूम में? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, साथ ही साथ मल्टीपल इंटेल के चीफ्स। और डिसीजंस ले लिया गया 9:15 पे सुबह। इंडस वाटर ट्रीटी हैज बीन सस्पेंडेड। इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने अबेयंस में डाल दिया। बट याद रखिए, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को बड़े लाइटली ले रखा था। इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डालने का मतलब बड़ा सिंपल था कि अब हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कब हम पानी छोड़ें, और पानी छोड़ने का मतलब फ्लड, कब हम पानी रोकें उसका मतलब ड्रॉट, मतलब सूखा, और साथ ही साथ हम कितना पानी स्टोर करें, इसका मतलब अपने लोगों के लिए पानी। अब ये जो स्टोर करने वाली बात है ये तो धीरे धीरे डेवलप होगी, बट याद रखिए फ्लड और ड्रॉट इंडस के किसी भी कोने में अब भारत आराम से प्लान कर सकता था। और याद रखिए, सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे थे कि भाई हमारे पास पानी नहीं है, पाकिस्तानी पंजाबी लोग वो कैनाल बना के हमारे पानी रोक रहे हैं। इमेजिन कि अब इंडिया से ही अगर कम पानी आएगा तो सिंध क्या पिएगा और पाकिस्तान का पंजाब क्या पिएगा। पाकिस्तानी मिलिट्री डिप्लोमेट्स को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया। मतलब ये जितने पाकिस्तान की मिलिट्री के, ISI के सो कॉल्ड डिफेंस अटाशेस थे, इनको बोला गया गेट द हेल आउट, तुरंत निकलो। अगर आपको ब्रीफली बताऊं तो डिफेंस अटाशे जनरली इंटेल के ऑपरेटिव्स होते हैं। तो हमारे भी अगर अजीत डोवल साहब डिफेंस अटाशे बन के पाकिस्तान जाते हैं, उसी तरीके से वहां के स्पाई भी पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करते हैं। एंड दिस गोज आउट फॉर एनी कंट्री। बट याद रखिए, यहां पे एक कंट्रोवर्सी हो जाती है। जैसे ही इनको बोला जाता है आप बाहर निकलो, उसी टाइम में एक वीडियो वायरल हो जाती है। एक लड़का बड़े आराम से केक लेके जा रहा था। ये केक लेके जा रहा था क्यों? क्योंकि डिफेंस अटाशे जा रहे थे, एक तरीके से फेयरवेल पार्टी हो रही थी। बट ये लड़का वापस से वायरल हो जाता है। पता है क्यों? एक यूट्यूबर पकड़ी गई थी, कमेंट्स में नाम डाल दीजिए। इस यूट्यूबर के साथ इस केक लाने वाले आदमी, जो कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करता था, इसकी मल्टीपल पिक्चर्स हो गई थी वायरल। साथ ही साथ भारत को एक और प्रॉब्लम पता चली, वो था सार्क वीजा स्कीम। सार्क वीजा स्कीम के नाम पे मल्टीपल पाकिस्तानी औरतें भारत के अलग अलग कोनों में आके शादी वाले रिश्ते, नॉर्मल रिश्ते बना रहे थे, बच्चे पैदा कर रहे थे। अचानक से अफरा तफरी फैल गई और असली में भारतीयों की कितनी पाकिस्तानी औरतें, कितनी पाकिस्तानी फैमिलीज सो कॉल्ड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कर रही थी। और अचानक से वाघा अटारी बॉर्डर को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। इट हैज बीन सील्ड इनडेफिनेटली। मतलब लोगों को बोला गेट द हेल आउट, तुरंत सारे पाकिस्तानी भारत छोड़ो। इट वॉज अ वेरी हार्ड स्टेप, बट भारत को यह पता चला कि इंटरनल सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड रूट्स ब्लॉक कर दिए गए। प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट था, एनफ इज एनफ। ना पानी मिलेगा, ना ट्रेड होगा, ना शादी, ना रिश्ते, ना ये सार्क वार, कोई शगुफा नहीं चलेगा। और इस बार भारत का रिस्पॉन्स डिस्प्रपोर्शनेट होगा। मतलब इट विल बी विजिबल, सब कुछ बहुत क्लियरली दिखेगा। मतलब ब्लास्ट होंगे और उसकी वीडियो बनेगी। उरी और बालाकोट में हमारी एक गलती रह गई थी। ऑपोजिशन क्वेश्चन कर रहा था, दुनिया क्वेश्चन कर रही थी, आर्टिकल्स लिख रहे थे लोग, प्रूफ दिखाओ। इस बार ऐसा प्रूफ देना था, इस बार ऐसा तोड़ना था कि कभी कोई प्रूफ ना मांगे, कभी कोई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को यह ना बोल दे कि सच बताओ मारा या नहीं मारा। और इनफैक्ट मैं तारीफ करना चाहता हूं पाकिस्तानियों की, क्योंकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से ज्यादा एविडेंस पाकिस्तानियों ने दी थी। उन्होंने खुद ही बताया कि पाजी चकलाला फोड़ दिया, पाजी अब नूर खान एयरबेस फोड़ दिया, पाजी सरगोदा में भी गिर गए, ड्रोन्स, हैमर्स, ब्रह्मोस, सब कुछ पड़ा है। बट होल्ड फॉर अ व्हाइल दोस्तों, ये मीटिंग्स में जो डिस्कशंस थे वो बिल्कुल क्लासिफाइड थे। वीडियोस भी रिलीज कर दी जाती थी, बट ऑडियो नहीं था। साथ ही साथ इनकी एक मैसेजिंग थी, लोगों को क्लियरली बोला जा रहा था भारत ठोकने वाला है। साथ ही साथ पाकिस्तान को कंफ्यूज किया जा रहा था। और इन मीटिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंटली आराम से सोच समझ के एक कैलिब्रेटेड एस्केलेटरी लैडर भारत को चढ़ना था। ये एक तरीके से भारत चेस खेल रहा था कि ये तो पता है मारेंगे, डेट नहीं बताएंगे, पर जिस दिन मारेंगे पर गच्चे उड़ा देंगे।
इसके बाद आता है एस्केलेशन, डिप्लोमेटिक चेस ये शुरू हो चुका है और इसका रिप्लाई 24 अप्रैल को आता है। पाकिस्तान का बिल्कुल प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स था, इंडियन वीजा कैंसल्ड। अरे कट कॉपी पेस्ट, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ लोग हैं। इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएशन का ऑर्डर दे दिया, एयर स्पेस कंप्लीटली क्लोज कर दी, बायलेटरल ट्रेड को हॉल्ट कर दिया, एज इफ हमें पाकिस्तान से कुछ चाहिए। बट सबसे बिजार मोमेंट था पाकिस्तान के मिनिस्टर शेख रशीद का न्यूक्लियर थ्रेट भी आ गया। सीरियसली, एक रेलवे मिनिस्टर न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बोल रहा है, ये कैसी कौम है? 25 अप्रैल को बिहार में पहुंचते हैं प्राइम मिनिस्टर और यहां पे प्राइम मिनिस्टर एक बहुत क्लियर मैसेज दे, बट ये मैसेज भारतीयों से ज्यादा दुनिया के लिए था क्योंकि ये अंग्रेजी में था। द पनिशमेंट विल बी सिग्निफिकेंट एंड स्ट्रिंजेंट, वी विल परस्यू देम टू द एंड ऑफ द अर्थ। दोस्तों, मिट्टी में मिला देंगे, जहन्नुम से ढूंढ के लाएंगे, ऐसा लग रहा था। प्राइम मिनिस्टर मोसाड मॉडल में ऑपरेट करने लगे थे। वो एक क्लियर मैसेज दे रहे थे कि इस बार ऐसा मारेंगे कि अगली बार पाकिस्तान ये सोचेगा, भाई अगली बार अगर हमने ऐसा किया तो हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या हमारा केक कटने वाला है, क्या हमारे साथ 6 नेशन थ्योरी लगने वाली है। इंटेलिजेंस कम्युनिटी की असेसमेंट थी कि भाई आईएसआई के 3 हैंडलर्स को आइडेंटिफाई किया गया, टेरर लॉन्च पैड्स के सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी रेडी थे, 21 टेररिस्ट साइट्स को मैप किया गया अक्रॉस पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान। इसका मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी तोड़ेंगे, पाकिस्तान के पंजाब में भी तोड़ेंगे, पाकिस्तान के सिंध में भी तोड़ेंगे, जहां जहां मिलोगे वहां तोड़ा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी का डायरेक्शन क्लियर था, यह पुराना वाला इंडिया नहीं है, यह उरी और बालाकोट पे रुकने वाला नहीं है, यह 2015 की म्यांमार स्ट्राइक्स वाला मॉडल नहीं है, 2019 के म्यांमार स्ट्राइक्स का मॉडल नहीं है। ये स्ट्राइक्स बिल्कुल क्लियरली डोमिनेंट स्ट्राइक्स हो। और हां, कोई लव लेटर नहीं लिखा जाएगा, कोई डिमार्शे इशू नहीं किया जाएगा, कोई प्रूफ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ठोका जाएगा। बट इंटरनेशनल प्रेशर और डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग ये क्रिएट करना बहुत जरूरी था, तो इसीलिए हम एंगेज कर रहे थे, हम सबके साथ एंगेज कर रहे थे, यूएस, यूके, और किस तरीके से डिप्लोमेटिकली एज वेल एज एट द इंटेल लेवल। मतलब एस जयशंकर साहब डिप्लोमेट्स को समझा रहे थे, मिनिस्टर्स को समझा रहे थे, फॉरेन मिनिस्ट्रीज को ब्रीफ कर रहे थे, वहीं पे डोवाल साहब इंटेल कम्युनिटी को डिटेल्स बता रहे थे और साथ ही साथ सपोर्ट की डिमांड कर रहे थे। किस चीज का सपोर्ट? द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। ये नहीं कि भारत को सपोर्ट करना, न न न न न, वी वर नॉट आस्किंग फॉर परमिशंस। हम कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे थे, हमारे पास ये डेटा है, हमारे ऊपर अटैक हुआ है, इट इज अ टेरर अटैक, ये पाकिस्तान से एमिनेट किया है, हम पाकिस्तान को ठोकने वाले हैं, जस्ट टू इन्फॉर्म यू सर्स एंड मैडम। साथ ही साथ अगर गलती से पाकिस्तान ने इसका कोई रिप्लाई दिया, कोई रेट्रीब्यूशन ट्राई की, कोई भी मिस एडवेंचर किया, तो ये कैलिब्रेटेड कैलकुलेटेड टेरर टारगेट्स को हिट करने वाली स्ट्रेटेजी चेंज करके हम पाकिस्तान को ठोकना शुरू कर देंगे। तो पहले ही बता दिया गया था कि भारत टेररिस्ट को हिट करेगा, टेरर कैंप्स को हिट करेगा, लॉन्च पैड्स को हिट करेगा, हब्स को हिट करेगा। बट अगर पाकिस्तान ने रिटालिएट किया तो फिर कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है ही नहीं। 25 अप्रैल से पहले सीज फायर वायलेशन स्टार्ट हो जाती हैं। साथ ही साथ फ्रांस, इजराइल, रशिया, इससे पर्टिकुलरली भारत बहुत सारी बातें कर रहा था और अमेरिका को बीफ कर रहा था, क्योंकि जेडी वांस पहलगाम के टाइम में भारत में थे। तो आप समझिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी, एस जयशंकर साहब, एनएसए डोवाल साहब ये कंटिन्यूअसली फॉरेन एंगेजमेंट्स कर रहे थे और साथ ही साथ इंटरनली जो प्रिपरेशंस थे उसकी ब्रीफिंग्स ले रहे थे। हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी इंटेल कम्युनिटी ये अपने मैक्स अलर्ट पे थी, ये बिल्कुल वॉर अलर्ट पे थी, वॉर टाइम सिनेरियो के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो रहे थे। और इसीलिए कभी फ्रांस, कभी रशिया, कभी यूएस और कभी इजराइल से अचानक कुछ कार्गो प्लेन्स आने लगते हैं भारत की तरफ। मैसेजिंग यहां पे भी क्लियर थी कि भाई हम सामान मंगवा रहे हैं, असला, एक लॉन्ग वॉर के लिए, जो जो चीजों की जरूरत है मंगवा लो, क्योंकि ठोकना चालू करने वाले। उसी टाइम में याद रखिए, ये सेम काम पाकिस्तान के लिए कौन कर रहा था? तुर्की और चाइना। और इसीलिए बॉलीवुड में अगर कोई भी ये बातें कहता है कि मैं तुर्की के बारे में नहीं पता था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये इंफॉर्मेशंस किसी भी यूपीएससी, एसएससी की करंट अफेयर मैगजीन में 2014 से अवेलेबल है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ खेलता है और कश्मीर का राग अलापता रहता। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं, जिनसे ऑल आइज ऑन राफा तो होता है, ऑल आइज ऑन रियासी और पहलगाम नहीं हो पाता। इसी के बीच में ट्रंप की कंफ्यूजन सामने आती है। भाई ना हिस्ट्री पता ना ज्योग्राफी पता। द डिस्प्यूट ओवर कश्मीर इज 1500 ईयर ओल्ड। अरे भाई 1500 साल नहीं, कश्मीर कोई डिस्प्यूट है नहीं। 1947 में वन साइडेड यूनिलेटरल पाकिस्तान बनाना चाहता है। भारत का जम्मू एंड कश्मीर एक अटूट, एक अभिन्न अंग है। सिर्फ एक ही चीज पे डिस्कशन होनी है, कोटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब वापस करोगे। अच्छा, वैसे यहां पे कुछ कुछ दलाली भी चल रही थी, क्योंकि ईरान ने कह दिया हम मीडिएशन कराएंगे। अरे वाह, पहले टेरर अटैक कराओ फिर मीडिएशन। अरे पहले ठोकेंगे फिर मीडिएशन कराना। ईरान वैसे आप अच्छे दोस्त हो, बट ये आप अवॉइड कर सकते थे। चाइना ने बोला कि भाई रेस्ट्रेन, ओ भाई
वैसे उइघुर के साथ कैसा चल रहा है चाइना? सऊदी अरेबिया ने बोला कि भाई हम आप दोनों की बातचीत करा देते हैं, इसे डीएस्केलेट करते हैं। सऊदी अरेबिया ऐसी चीजों में प्लीज मत बोलिए, ये हमारी नेशनल इंटरेस्ट, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात है। तुर्की वांटेड टू फैसिलिटेट डायलॉग। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान खेलना शुरू कर चुका था ओआईसी का कार्ड। कुल मिला के इस्लाम के नाम पे सारी कंट्रीज को जोड़ने की कोशिश। और याद रखिए, तो स्ट्रेटजी बहुत क्लियर थी। सबसे पहले धर्म पूछ के हिंदुओं को मारना, उससे भारत में हिंदू मुसलमान दंगे भड़काना, साथ ही साथ पाकिस्तान को यूनाइट करना ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम, और उसके बाद यह बोलना कि एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम वॉर है। तो अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या ट्रंप ये जो 1500 साल वाली बात कह रहे थे, क्या वो सोच समझ के कह रहे थे? 1500 साल, क्या वो वाज ही रेफरिंग टू अ हिंदू मुस्लिम रिलीजियस वॉर? सोचिए, सोचिए, इसे बहुत ध्यान से सोचिए, क्योंकि तुरंत इसी हिंदू मुस्लिम एंगल को यूज करके, इस्लाम को यूज करके मिडिल ईस्ट और दुनिया भर की सारी कंट्रीज के पास पाकिस्तान जाके ये बोल रहा था ये नॉर्मल वॉर नहीं है, ये एक रिलीजियस वॉर है और इसलिए आपको हमारे धर्म को सपोर्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ इंडिया की डिप्लोमेसी के सामने एक और चैलेंज थी, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के कारण हम किसी भी कंट्री को वॉर में सपोर्ट नहीं करते डायरेक्टली एंड ओपनली। मतलब हम रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को तो सपोर्ट करते हैं बट टैसिटली, पीछे से। उसी तरीके से इजराइल ईरान वॉर में हम ईरान इजराइल दोनों के दोस्त हैं, बट सबको पता है कि हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी वो इजराइल के साथ ज्यादा है, क्योंकि वी आर बोथ फाइटिंग टेररिज्म। इसका मतलब सिंपल था कि हमें बहुत सारी कंट्रीज बिहाइंड द लाइंस, बिहाइंड क्लोज डोर्स सपोर्ट करेंगी, बट पब्लिकली क्योंकि हमने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, वो हमारे रिटेलिएशन को सपोर्ट नहीं करेंगी। बट जयशंकर साहब का भी मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि भाई देखिए, दिस इज नॉट अ डिस्प्यूट, ये कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये वॉर नहीं है, ये टेररिज्म है। तो इसमें कोई मीडिएशन नहीं होगी, कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगा, सिर्फ ठुकाई होगी, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी होगी। और उस अकाउंटेबिलिटी, उस ठुकाई के बाद अगर पाकिस्तान ने जरूरत कुछ की तो फिर मिलिट्री विल हैंडल एवरीथिंग। सिंपल सी बात थी। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से ये आवाज आ रही थी कि भाई एक मौका, वी जस्ट वांट वन एक्सक्यूज। क्योंकि देखिए पहलगाम हो चुका था, अब एक चीज क्लियर था, पूरा भारत कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अब वो टाइम आ गया है, 56 इंच का सीना दिखा दो, ठोंक डालो इनको, बलोचिस्तान काट दो, खैबर पख्तूनख्वा काट दो, यार शेप वेप चेंज करो। अब इंडिया कह रहा था इनके न्यूक्स यूक्स इनको ही ठोकना शुरू करो, कुछ मत सोचो, डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट हिट देम।